हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो ये क्या होता है वो पहले सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला सिखाऊंगी। ठीक है। सो मेनली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कब यूज होता है पहले वो सीखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं वो दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो x होता है उससे हम y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन लाइन हम y के लिए एस्टिमेशन के लिए फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अभी क्या होता है, जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड की है वो कितनी रिलायबल है, मतलब उस पे जो आपने फाइंड किया है रिग्रेशन लाइन मतलब y कैप जो हम फाइंड करते हैं वो कितना ट्रस्टेबल है, आप उस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हो, ये जो दिखाएगा वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये हमें दिखाएगा कि जो हमने फाइंड किया है रिग्रेशन लाइन वो कितनी रिलायबल है या कितनी ट्रस्टेबल है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो लिखते जाएंगे यहाँ से। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और सम इससे भी ज़्यादा इजी है क्योंकि हमने सेकेंड लेसन बहुत अच्छे से सीखा है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन is a measure to find the reliability of such an estimate. ठीक है, हम जो एस्टिमेट करते हैं रिग्रेशन लाइन वो कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल है। ठीक है, ये जो हमें दिखाएगा वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन भी यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। सो सपोज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज, हमारी रिग्रेशन लाइन क्या है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट between observed value of dependent variable y obtained from the observations and its estimated value y cap which are obtained from the regression line is called the coefficient of determination. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आपको कैसे लर्न करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। सपोज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y, ठीक है, सपोज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो यही है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर ये है देन द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमने सेकेंड लेसन में सीखा था। ठीक है,
देन द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं और उसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, वाई मैंने सिखाया था हर बार आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा, ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू y cap which are obtained from the regression line is called the coefficient of determination, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी है। अगर आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो y cap इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, तो जो कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर मतलब r का जो स्क्वायर है वो ऑब्जर्व करेंगे हम, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y obtained from the observations and its estimated value y cap which are obtained from the regression line is called coefficient of determination, ठीक है। सो सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो जो r है उसका स्क्वायर है, ठीक है, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। पर आपको यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखनी है, कैपिटल आर स्क्वायर है वो इक्वल ही होगा स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों इक्वल ही होंगे। टेक्स्ट बुक में इसके लिए बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, उसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये मान ही लेंगे कि कैपिटल आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर जितनी ही होगी, ठीक है। मतलब जो आप सेकेंड लेसन में आर फाइंड करते थे वही फाइंड कर लेंगे पूरे सम में और सिर्फ उसका स्क्वायर कर देंगे, लास्ट में जो आंसर आया है उसका सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड की है वो कितनी ट्रस्टेबल है। अभी आप सोचेंगे कैसे पता चलेगा आर स्क्वायर फाइंड करने से कि ये जो रिग्रेशन लाइन है वो कितनी ट्रस्टेबल है या नहीं। सो जब हम आर फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 1 आती है, ठीक है, अगर आपका आंसर +1 आता है तो ये जो मॉडल है वो 100% रिलायबल है, ठीक है। अगर आपका आंसर 1 आता है तो ये मॉडल 100% जो है वो रिलायबल है, मतलब आप 100% उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। सो यहाँ पे लिखते जाएंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू प्लस और -1, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस भी लिख दिया क्योंकि जो हमारी r की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है। अगर आपका आंसर प्लस या -1 आएगा तो r जो है वो 100% रिलायबल हो जाएगा, क्योंकि अगर -1 में भी आता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हेन r इज इक्वल्स टू प्लस और -1, ठीक है। अगर आपका r प्लस और -1 है देन जो आर स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर आएगा, या आप कैपिटल आर स्क्वायर लिखे या स्मॉल आर स्क्वायर लिखे दोनों प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो +1 ही हो जाएगा। सो जब आपकी ऐसी कंडीशन आएगी मतलब आर की वैल्यू प्लस और -1 होगी, मतलब जो हमारा आर स्क्वायर आएगा वो 1 आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट the estimate of y is 100% reliable। क्लियर। अगर आपका आंसर 1 आता है तो आप जो आपका मॉडल है रिग्रेशन लाइन है, ठीक है, उस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अभी आप सोचे कि अगर आपका आंसर 0 आ गया तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके r की वैल्यू 0 आती है देन उसका स्क्वायर भी क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, वो भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर r 0 है तो उसका स्क्वायर भी ऑब्वियसली 0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट the estimates of y is not reliable, ठीक है। जो आपने एस्टिमेट किया है
वो रिलायबल नहीं है, मतलब आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जो आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड की है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अगर आपका आंसर 0 आया है तो। क्लियर? ये बहुत ही ईजी है। अभी अभी आप सोचेंगे कि हर बार तो ऐसा नहीं होता कि आंसर आपका +1 ही आएगा, मतलब +1 और -1, मतलब स्क्वायर जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो 1 या 0 ही आएगा। ऐसा हर बार पॉसिबल तो नहीं होता। तो आपका आंसर या तो +1 के नजदीक होगा या आपका आंसर 0 के ज्यादा नजदीक होगा। ये सिचुएशन सम में आ सकती है, ठीक है। तब आप आंसर क्या लिखेंगे, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगी आपको। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं if the value of r square is nearer to 1, अगर आपकी वैल्यू जो है आर स्क्वायर की वो 1 के ज्यादा नजदीक है, तो आपको पता है कि अगर आपका आंसर 1 आएगा तो ये मॉडल मतलब रिग्रेशन लाइन जो है वो 100% रिलायबल है, ठीक है। तो अगर आंसर 1 के नजदीक आएगा तो आपने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड की है वो वैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियरर टू 1, द assumption of linearity regression is valid, ठीक है। जो आपने एज्यूम किया है लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन वो वैलिड है अगर आपका आंसर 1 के ज्यादा नजदीक आएगा तो। क्लियर? अगर आपका आंसर 0 के नजदीक आता है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियरर टू 0, अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के नजदीक है, देन द एज्यूम्शन ऑफ linearity of regression is not valid, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। सो ये जो है बहुत ही इजी है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप फाइनल आंसर मतलब इंटरप्रिटेशन जब हमें करना है सम में तो आपको आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है। क्लियर? तो इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा लर्न नहीं करना है। अगर आपको आर फाइंड करना आता है, ठीक है, तो सिंपली आर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका होल स्क्वायर लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आर का जो फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 2 सम सॉल्व करेंगे। तो एक सम में मैं आपको होल स्क्वायर करके सिखाऊंगी और एक सम में मैं आपको आर फाइंड करके फिर लास्ट में उसका स्क्वायर कर देंगे, वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो फिर जो आपको मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप आर फाइंड करके उसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड आपको बहुत ही इजी आप यूज कर सकते हैं, उस मेथड से आप यहाँ पे सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 शुरू करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आप जो आपकी रिग्रेशन लाइन है वो कितनी रिलायबल है उसको आप चेक कीजिए, तो आपको कंपलसरी आर स्क्वायर फाइंड करना रहेगा, ठीक है। ये आप लर्न रखिएगा। चलिए तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। The following table shows the experience of technicians in year employed at various companies and their monthly salary in 1000 rupees. Calculate the coefficient of determination and check the validity of the linearity assumption of regression between the years of experience and the monthly salary. आपको बोला है कि आपको ये जो लिनियरिटी है दोनों के बीच में उसका जो एज्यूम्सन है हमने किया है उसे आपको चेक करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। ये क्लियरली यहाँ पे हमें बोल दिया है, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको आर फाइंड करना आता ही है, उसका ही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब जो फॉर्मूला हम सेकेंड लेसन में यूज करते थे वही यूज करना है, सिर्फ इसका होल स्क्वायर करेंगे। पहला सम है मैं आपको होल स्क्वायर करके सिखाऊंगी, दूसरा सम में आपको आर फाइंड करना सिखाऊंगी और उसके बाद सिर्फ स्क्वायर करना है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सिखा दूंगी, ठीक है, दोनों मेथड से।
चलिए, सो यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई दे दिया है, वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13। सो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स एंड वाई लिख लिया है, उसका टोटल कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है एक्स बार एंड वाई बार हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, 85 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सो एक्स बार हमें मिल जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 12.14। 14 के बाद 2 है तो एक ऐड नहीं करेंगे तो एक्स बार मिल गया हमें। ठीक है, y bar is equals to summation of y upon n, 148 upon 7। सो आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 21.14। 14 के बाद 2 है तो एक ऐड नहीं करेंगे। x बार एंड y बार हमें यहाँ पे मिल गया है क्लियरली। तो आप देख सकते हैं दोनों जो है आपके वो फ्रैक्शनल है और x एंड y की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं कम है। तो अगर आपका x बार एंड y बार फ्रैक्शनल है एंड x एंड y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कम है तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं r के लिए। ठीक है, r के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सेकेंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी हमारा सेकेंड फॉर्मूला में लिख रही हूँ एन सबमिशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये कार्ल पियर्सन की मेथड का सेकेंड फॉर्मूला है। एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के उसका होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। तो सेकेंड लेसन आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं सीखना है तो सिंपली आप आर फाइंड कर ले और सिर्फ उसका स्क्वायर लास्ट में कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए एंड देन वाई स्क्वायर चाहिए। तो क्विकली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 12 इंटू 22 आंसर इज 264, 8 into 15 answer is 120, 16 into 25 is 400, 20 into 30 answer is 600, 5 into 12 60, 14 into 24 336, 10 into 20 is 200। क्लियर, चलो अभी x का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, सेम वे में y का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर 484, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 12 का स्क्वायर 144, 24 का स्क्वायर 576, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, चलो क्विकली इसका सबमिशन कर लेंगे तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स वाई हमें मिल गया है 1980। एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेंगे यहाँ पे। सो आंसर इज 1185। वाई स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। ये सारा कुछ आपने सेकेंड लेसन में किया है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया है 3354। क्लियर, सो सिंपली यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई कर लेंगे। इज इक्वल्स टू एन के प्लेस पे 7, सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज 1980 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स मतलब एक्स का टोटल कितना है यहाँ पे 85, सबमिशन ऑफ वाई 148 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे देखेंगे रूट ऑफ एन मतलब 7, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1185 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यहीं से लिखेंगे 85 का होल स्क्वायर, मैंने आपको सिखाया है। 7 इंटू सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 3354 माइनस यहीं से लिख लेंगे 148 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है पूरा उसका होल स्क्वायर। क्लियर, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, ये होल स्क्वायर है। सो यहाँ पे
इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इंटू 1980, ठीक है। ये दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया है, आंसर इज 13,860 माइनस 85 इंटू 148, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया है 12,580। अब ये होल स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर जो है वो ऊपर भी स्क्वायर करना है, ये नीचे भी स्क्वायर करना है। डिवाइडेड बाय, अभी देखेंगे ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 7 इंटू 1185, ठीक है। यहाँ से रूट हट जाएगा, नीचे स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 8295 माइनस 85 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा 7225, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। सिर्फ हमने रूट निकाल दिया और ये स्क्वायर, क्लियर। अभी यहाँ पे लिखेंगे इनटू, ये दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 3354, आंसर क्या आएगा आपका 23,478 माइनस 140 का स्क्वायर 21,904, ठीक है। चलिए, सो ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपने होल स्क्वायर कर दिया इसका, और यहाँ पे नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ठीक है। चलो सिंपली इसको माइनस कर लेंगे, 13,860 माइनस 12,580 जो आएगा इज इक्वल्स टू दबा के उसका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 16,38,400, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8,295 माइनस 7,225, मतलब 1,070 इंटू 23,478 माइनस 21,904, आंसर इज 1,574। सो 16,38,400 डिवाइडेड बाय, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आंसर इज 16,84,180। अभी इसे डिवाइड कर लेंगे, सो आंसर इज 0.97, 97 के बाद क्या है 2 है, तो 97 ही रहने देना है। चलो, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे मिल गया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब आर स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल गया है। अभी आप देखेंगे ये जो आपका आंसर आया है वो 1 के नजदीक है या 0 के नजदीक है, तो 0.97, 0.9, ऑब्वियसली 0.97 100 मतलब 1 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो ये जो एज्यूम्शन है लिनियरिटी का वो वैलिड है, क्योंकि ये 1 के ज्यादा नजदीक है, क्लियर। सो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको यही पूछा है। सो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर is very near or near to 1, very near to 1. So we can say that the linearity assumption of regression between x and y, या तो आप x जो है वो लिख सकते हैं, x जो है वो आपका एक्सपीरियंस इन ईयर्स है एंड मंथली सैलरी, ठीक है। बिटवीन एक्सपीरियंस इन ईयर्स एंड मंथली सैलरी इज वैलिड, ठीक है। ये दोनों वैलिड है, ये जो एज्यूम्शन हमने किया है लिनियरिटी का वो वैलिड है, क्लियर। सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 14। इलिस्ट्रेशन नंबर 14, in order to study the relationship between density of population and the number of persons suffering from skin disease, the following information is obtained for 6 cities regarding their density of population per square kilometer and person suffering from skin disease per 1000, clear। सो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, ठीक है। रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ सिटी
of a city is 15,000 per square kilometer. Examine the reliability of this regression model. ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y on x। उसके बाद आपको फाइंड करना है कि अगर x 15,000 है तो y कितना होगा। उसके बाद आपको चेक भी करना है कि ये जो मॉडल है वो कितना रिलायबल है। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर भी फाइंड करना है और उसका जो आंसर आएगा वो किसके ज्यादा नजदीक है उससे आपको डिसाइड करना है कि ये मॉडल रिलायबल है या नहीं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही लंबा होने वाला है। डेंसिटी x, नंबर ऑफ पेशेंट्स y लिख लेंगे। मैं x बार एंड y बार भी फाइंड कर लूंगी क्योंकि ये अभी आपको आता ही है, तो ये सब मैं टेबल में लिख लूंगी। एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। सो यहाँ पे मैंने x एंड y लिख लिया है, सबमिशन कर लिया है, x बार एंड y बार फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलो ये तो आपको आता ही है। अभी x बार एंड y बार आप देखेंगे ये दोनों फ्रैक्शनल है, x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो आपको कंपलसरी पता है जब वैल्यू इतनी ज्यादा हो तो हमें b के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला uv वाला। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ uv माइनस सबमिशन ऑफ u इंटू सबमिशन ऑफ v डिवाइडेड बाय एन सबमिशन ऑफ u स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर इंटू सी ऑफ y अपॉन सी ऑफ x। ठीक है, b के फॉर्मूला में ये आपको लिखना ही है, इंटू सी ऑफ y डिवाइड बाय सी ऑफ x। अभी इसके लिए हमें u एंड v को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लूंगी, लिखते जाएंगे वेर u इज इक्वल्स टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ऑफ x। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू x माइनस, यहाँ से हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे जो माइनस करने में आसानी हो। सो यहाँ से हम 16,000 एज्यूम कर लेते हैं, 16,000 डिवाइडेड बाय सी ऑफ x। ठीक है, ये किसके मल्टीप्लाई में देख लेंगे, यहाँ पे तीन जीरो है, यहाँ पे 500 है, 3 0, यहाँ पे 500 एंड 3 0 यहाँ पे है। ठीक है, सो ये जो सारा डेटा है वो 500 के मल्टीप्लाई में होगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 500। ठीक है, v इज इक्वल्स टू y माइनस b डिवाइडेड बाय सी ऑफ y। सो y माइनस, यहाँ से कुछ भी एज्यूम कर लेंगे b के लिए हम। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ 60 एज्यूम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय सी ऑफ y। ठीक है, ये किसके मल्टीप्लाई में है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक जीरो हर एक में कॉमन है। ठीक है, एक जीरो हर एक में कॉमन है, तो ये 10 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सो u एंड v हमें मिल गया है। सो सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे u इज इक्वल्स टू x माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 500। क्लियर, चलो नाउ v इज इक्वल्स टू y माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर, चलिए अभी हमें यहाँ पे b की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आर स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या चाहिए, uv u स्क्वायर, v स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिर्फ b फाइंड करना रहता तो u स्क्वायर तक का ही टेबल बनाते, इतना ही। ठीक है, v स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे आर स्क्वायर भी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो मॉडल है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है वो भी फाइंड करनी है, इसके लिए v स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर के फॉर्मूला में v स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, चलिए सो इसे सॉल्व करते जाएंगे। अभी हम x माइनस 16,000 डिवाइड बाई 500। ठीक है, ये करना है। सो x क्या है हमारा यहाँ पे 12,000 माइनस 16,000 डिवाइड बाई 500। आंसर क्या आएगा -8। 14,500 माइनस 16,000 डिवाइड बाई 500 -3 आएगा। 19,000 माइनस 16,500 डिवाइड बाई 500 6 आंसर आएगा। 17,500 माइनस 16,000 डिवाइड बाई 500 क्या आएगा आपका आंसर +3। 13,500 माइनस 16,000 डिवाइड बाई 500 आंसर क्या आएगा -5। 16,000 माइनस 16,000 आंसर क्या आएगा हमारा 0। क्लियर, चलिए अभी क्या करना है, y माइनस 60 डिवाइड बाई 10। 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 आंसर इज 2। 60 माइनस 60 इज 0। 90 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 आंसर इज 3। 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 आंसर इज 2। 40 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 आंसर इज -2। 30 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 आंसर इज -3। क्लियर यहाँ तक। अभी क्या करना है, u एंड v का मल्टीप्लाई करते जाना है।
सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 16 माइनस प्लस माइनस, क्लियर। -3 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, क्लियर। चलिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, u का स्क्वायर करना है। सो करते जाएंगे, u का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस है प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 0 का 0, क्लियर। यहाँ पे v का स्क्वायर करते जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का प्लस 4, -3 का प्लस 9, क्लियर। चलिए अभी हम यहाँ पे सबमिशन कर लेंगे सबका। सो यहाँ पे मैंने सबका टोटल कर लिया है। सिंपली अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू अप्लाई करनी है b के लिए। सो n कितना है यहाँ पे 6 इंटू सबमिशन ऑफ uv, ठीक है, uv का टोटल यहाँ पे मैंने लिख लिया है 18 है, माइनस सबमिशन ऑफ u यहाँ पे कितना आया है -7 इंटू सबमिशन ऑफ v कितना है 2 डिवाइडेड बाय n के प्लेस पे 6 सबमिशन ऑफ u स्क्वायर यहाँ पे हमने फाइंड किया है 143 माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर यहीं से लिख लेंगे -7 का होल स्क्वायर इंटू सी ऑफ आई, यहाँ पे देखेंगे डिवाइड में हमने लिखा है कितना 10 डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा है हमने सी ऑफ एक्स कितना है 500, क्लियर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 18 क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पे 108 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 143, 6 इंटू 143 क्या आएगा आंसर 858 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस हो जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 500, क्लियर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे अभी हम। 108 प्लस 14 आंसर इज 122 डिवाइडेड बाय 858 माइनस 49 क्या आएगा आंसर 809 इंटू 10 बाय 500। इसे सॉल्व कर लेंगे। 122 डिवाइड बाय 809 इंटू 10 डिवाइड बाय 500 आंसर क्या आएगा आपका 0.0030, ठीक है, 0.003, 3 के बाद 0 है। अभी मेनली जब हम आंसर लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में ही लिखते हैं, पर यहाँ पे तो 0 0 ही है, इसलिए हमने थर्ड डिजिट को भी कंसिडर किया है, ठीक है। मेनली अगर यहाँ पे कोई अमाउंट होती 2 3 कुछ भी तो हम 2 डिजिट में ही इसका आंसर लिखते, पर ऐसा नहीं है, 00 है तो उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट को भी कंसिडर किया है, थर्ड डिजिट को भी, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिल गई है। अभी आपको सेकेंड स्टेप पता ही है, आपका a फाइंड करना है, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, क्लियर। चलिए y बार हमने फाइंड किया है यहाँ पे 63.33 माइनस b हमने अभी फाइंड किया 0.003 एंड x बार जो है वो यहाँ पे हमने लिखा है 15,416.67, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.003 इंटू 15,416.67। सो आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 46.25, ठीक है। उसके बाद 00 है तो नहीं लिखेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों का। सो आंसर मिल गया है हमें 17.07, 07 के बाद 9 है तो क्या लिखेंगे 8, ठीक है। 07 के बाद 9 है तो हम एक ऐड कर देंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap is equals to a plus b x, क्लियर। चलिए a के प्लेस पे कितना लिखेंगे 17.08, ये हमारा a है, प्लस b हमने फाइंड किया है 0.003 इंटू x, क्लियर। सो यहाँ पे हमें ये रिग्रेशन लाइन मिल गई है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला है कि अगर आपका पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 15,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, आपका x जो है वो भी पर स्क्वायर किलोमीटर है, यूनिट चेक करेंगे उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों यूनिट सेम है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 15,000, ठीक है। x के प्लेस पे कितना अप्लाई करेंगे 15,000।
सो 17.08 प्लस 0.003 इंटू 15,000, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 17.08 प्लस 0.003 इंटू 15,000, आंसर इज 45, ठीक है। ऐड कर लेंगे 17.08 प्लस 45, सो आंसर इज 62.08, ठीक है। आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 62.08। क्लियर। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे जगह कम है क्योंकि अभी हमें आर स्क्वायर भी फाइंड करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ, ठीक है। आपको इसके नीचे ही लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है साइड पे। चलिए सो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ सिटी is 15,000, then estimated number of patient is 62.08, ठीक है। अभी आप y देखेंगे, उसका जो यूनिट है वो क्या है, पर 1000 है, ठीक है। 62.08,000। क्लियर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अभी हमें क्या बोला है आगे, एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सो रिग्रेशन मॉडल की रिलायबिलिटी हमें कैसे मिलती है, आर स्क्वायर फाइंड करने से मिलती है, ठीक है। सो मैंने आपको आर स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में सिखाया था। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं सॉल्व करना है तो सिंपली आप स्मॉल आर फाइंड कर ले पहले, ठीक है। ये भी वैलिड है, स्मॉल आर पहले आप फाइंड कर ले। सो यहाँ पे हमने यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, सो आर के लिए भी यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एंड सबमिशन ऑफ यूवी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एंड सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एंड सबमिशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वी होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए सो ये मैंने आर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप चाहे तो डायरेक्टली आर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 में जैसे सिखाया था वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं दूसरी मेथड से सिखा रही हूँ कि आर फाइंड करेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड राइट है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6। ये सेकेंड लेसन का ही सम हो गया, अभी हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। Submission of uv is 18, submission of u is equals to -7, submission of v is equals to 2 divided by root of n के प्लेस पे 6, submission of u square is 143, यहाँ से लिख लेंगे -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर के प्लेस पे। नाउ रूट ऑफ n के प्लेस पे 7, सबमिशन ऑफ v स्क्वायर इज 30 माइनस सबमिशन ऑफ v होल स्क्वायर, यहीं से लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 18, सो यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व किया ही है। 108 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 इंटू 143, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, यहीं से लिख लेंगे 858 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इंटू रूट ऑफ 6 इंटू 30, क्या आएगा आपका आंसर 180 माइनस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। चलिए ये हमने यहाँ पे ऐड किया ही है, सो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 122 डिवाइडेड बाय 809, ठीक है, रूट ऑफ 809 इंटू रूट ऑफ 180 माइनस 4, क्या आएगा आपका आंसर 176। क्लियर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 122 डिवाइडेड बाय 809 इंटू 176 इज इक्वल्स टू एंड देन रूट, सो आंसर मिल गया है 377.33। 33 के बाद 8 है तो 34 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड कर लेंगे। 122 डिवाइड बाय 337.34, सो आंसर इज 0.32। 32 के बाद 3 है तो 32 ही रहने देंगे, ठीक है। सो ये हमें आंसर मिल गया है आर के लिए, पर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। सो ये फाइंड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर आर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.32 इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 0.32 इंटू 0.32, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। मैंने क्या किया है 0.32 इंटू इज इक्वल्स टू मतलब स्क्वायर मिल जाएगा उसका। क्या आया है आंसर 0.10, 0.10, 10 के बाद क्या है 2 है तो एक ऐड नहीं करेंगे। सो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है आर स्क्वायर 0.10 है, ठीक है। ये आप डायरेक्टली भी यहाँ पे होल स्क्वायर करते तो भी आपको यही आंसर मिलता है। आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली होल स्क्वायर के मेथड से दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाने के लिए दिखाया है कि अगर आप आर फाइंड करते हैं उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आंसर मिल गया है। अभी हमें आंसर फाइनल आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे ये देखेंगे आप 0.10 0 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अगर आपका आंसर 0 के ज्यादा नजदीक है तो ये मॉडल रिलायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अगर 1 के नजदीक होगा तो ही वो रिलायबल होता है। ये मैंने आपको सिखाया है। आंसर लिख लेंगे यहाँ पे वापस से फाइनल आंसर, ठीक है। ये आंसर जो था ये वाई कैप के लिए था, ये आंसर रिलायबिलिटी के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 0, ठीक है, 0 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। सो इट कैन बी सेड दैट the regression model is not reliable, ठीक है, ये रिलायबल नहीं है क्योंकि आंसर 0 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। चलिए, सो इतना लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है टॉपिक आज का। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।